हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे अबाउट एंटी एंजाइनल ड्रग्स। जो मैं रेफरेंस यूज़ कर रही हूँ दैट वन इज़ शानबाग। तो हमारे पास क्या है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स की बात की जाए तो उससे पहले हमें समझना होगा एंजाइना क्या है। एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस बेसिकली क्या होता है, हार्ट डिज़ीज़ से पहले जो चेस्ट पेन होता है, किसी भी हार्ट डिज़ीज़ में चेस्ट पेन होता है या हार्ट अटैक से पहले जो चेस्ट पेन होता है या फिर आप कह सकते हो एमआई से पहले जो चेस्ट पेन होता है, वो क्या होता है, वो एंजाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास कई तरीके के एंजाइना पेक्टोरिस होते हैं, जैसे कि स्टेबल, अनस्टेबल, ट्रांसमिटल एंजाइना, जिसे वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट स्टेबल वन। स्टेबल वाला क्या होता है, इसमें चेस्ट पेन होता तो है बट चेस्ट पेन कैसा होता है, जैसे मान लो अगर ये किसी का हार्ट है, ठीक है, एंड यहाँ पे 4 चैम्बर्स हैं हमारे पास, दीज आर 4 चैम्बर्स। मान लो आपके हार्ट में या जो भी पेशेंट है जिसको स्टेबल एंजाइना है, उसके हार्ट में यहाँ पर हमारा सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, इन सब से कम ब्लड जा रहा है या फिर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी। मे बी यहाँ पर कॉरोनरी आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। कहीं पर भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो ब्लड क्या है, कम जाएगा, राइट एट्री में भी कम जाएगा, सूरा पंप भी कम हो रहा है। यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है, हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड कम आएगा। अगर मान लो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो बाकी सारे भले ही हिस्सों में पूरा ब्लड हो भी, पर यहाँ पर अगर कम ब्लड गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में तो जितने भी ऑर्गन सप्लाई होंगे सब में कम ब्लड जाएगा, राइट। बट जस्ट इमेजिन, मतलब अगर ये ब्लड कम है बट अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट के लिए इतना भी बहुत होता है। रेस्ट के लिए क्या है, रेस्ट पर इतना ब्लड इज़ सफिशेंट, तो इंसान को कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हेन द पर्सन इज़ एट रेस्ट उसको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इतने से ब्लड से भी उसका काम चल जाएगा। बट इमेजिन अगर if he starts doing exercise, if he is doing running or he is like doing some work which is consuming a lot of energy, तो वहीं पर ब्लड का रिक्वायरमेंट, बॉडी का डिमांड जो है बढ़ जाएगा। जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा कि चेस्ट पेन होने लग जाएगा। सो चेस्ट पेन कब होता है, सिर्फ जब डिमांड बढ़ रहा है, उस टाइम पर चेस्ट पेन हमें देखने को मिल रहा है, अदरवाइज़ नहीं देखने को मिल रहा है। रेस्ट पर बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, तो दैट इज़ रेफर टू एज स्टेबल एंजाइना, जिसमें इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ चेस्ट पेन कॉमनली एसोसिएटेड विद एक्सर्शन। तो चेस्ट पेन कब होता है, जब एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज या फिर रनिंग या फिर एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व एनर्जी वो की जाए। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, अनस्टेबल एंजाइना में इवन ड्यूरिंग रेस्ट पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, मीन्स ब्लड सप्लाई इतना कम है कि जो रेस्ट पर ब्लड सप्लाई चाहिए बॉडी ऑर्गन्स को वो भी नहीं मिल पा रहा है। सो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइना एट रेस्ट। तो रेस्ट पर भी चेस्ट पेन हो रहा है और जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्रिक्वेंसी क्या उसकी बढ़ जाएगी, तो पेन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। इन मोस्ट केसेस इट इज़ कॉमनली ड्यू टू रप्चर ऑफ एन अर्थमेटस प्लेग एंड प्लेटलेट डिपोजिशन द कोरोनरी आर्टरी। सो कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है ब्लड टू द हार्ट, इट इज़ सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट। तो जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर उसमें प्लेटलेट डिपॉजिट हो जाए या फिर उसमें प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाए या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ऑब्वियसली उससे क्या है, थ्रोम्बोसिस बन जाएगा। हमने पैथ में पढ़ा हुआ है अबाउट थ्रोम्बोसिस। तो हमारा जो ये अगर कोरोनरी आर्टरी है इसके अंदर प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है तो ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो दैट इज़ रेफर टू एज अनस्टेबल एंजाइना। इतना कम हो जाएगा कि इवन रेस्ट पर भी ब्लड बॉडी की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा वेरिएंट एंजाइना। जो अनस्टेबल और वेरिएंट में मेन डिफरेंस ये है कि रेस्ट पर चेस्ट पेन होता है बट दैट इज़ नॉट दैट विगरस। जब एक्सरसाइज वगैरह करेंगे या हैवी वर्कलोड होगा तो पेन बढ़ता है, बट वेरिएंट में थोड़ा सा क्या है, वो रेस्ट पर तो हो ही रहा है पर उसमें क्या है, ऑब्वियसली एक्सरसाइज की ड्यूरिंग भी हो रहा है, बट वो मेनली कैसे, स्पैज़म ऑफ कोरोनरी आर्टरी से हो रहा है, स्पैज़म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर वेरिएंट एंजाइना।
अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। एंजाइना चेस्ट पेन क्यों होता है? जब बेसिकली ऑक्सीजन बॉडी को मिल नहीं पा रही है, अगर ऑक्सीजन कम मिल रही है, क्योंकि ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन सप्लाई करना। अगर ब्लड कम जा रहा है बॉडी ऑर्गन्स को तो मतलब ऑक्सीजन भी कम मिलेगी। अगर ऑक्सीजन कम मिल रही है तो पेन होगी। सो मानो ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के। तो अगर ऑक्सीजन किसी बॉडी को कम मिल रही है तो डिमांड बढ़ गई। डिमांड को पूरा करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हार्ट ऑब्वियसली अपनी रेट बढ़ा देगा, पंपिंग ज़्यादा स्टार्ट कर देगा। वेंट्रिकल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे ताकि वो ज़्यादा ब्लड पंप करे और बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। और जब वेंट्रिकल्स पूरा अपना ट्राई कर रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास ये वेंट्रिकल्स हैं, जब ये वेंट्रिकल मानो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा पंप करने का लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो क्या होगा? इसकी वॉल पर टेंशन बढ़ेगी, वॉल पर इसकी टेंशन बढ़ेगी। ट्रीटमेंट से क्या होता है? ट्रीटमेंट में बेसिकली हमें ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड के बीच में बैलेंस करना है। मतलब हमें ऑक्सीजन सप्लाई भी ज़्यादा करनी है और हम कोशिश करते हैं डिमांड ऑक्सीजन की कम कर दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिमांड हो रही है उतना ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वॉल्स के ऊपर, उतना ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, हार्ट का काम उतना ही बढ़ रहा है। तो अगर हम उसकी डिमांड कम कर सकें या फिर हम उसकी डिमांड फुलफ़िल कर सकें ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा करके, दोनों ही हमारे हेल्प करेंगे ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं और ऑक्सीजन की डिमांड कम करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए मतलब डिमांड को फुलफ़िल, या फिर डिमांड को फुलफ़िल कर दो। कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है, डिमांडिंग है, या फिर उसकी डिमांड फुलफ़िल कर दो या फिर उसकी डिमांड ही कम कर दो, दोनों हिस्सों में हमें फ़ायदा होगा। तो या फिर हम उसकी ऑक्सीजन की डिमांड कम कर देंगे या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देंगे। ये सप्लाई बढ़ाने के तरीके हैं, ये डिमांड कम करने के तरीके हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन कैसी है? एंटी एंजाइनल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, नाइट्रेट्स आता है, बीटा ब्लॉकर्स आते हैं एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, पोटेशियम चैनल ओपनर और अदर्स। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नाइट्रेट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हार्ट डिजीज़ में या फिर एंजाइना में मेनली वर्क करने के लिए। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स का मैं डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये देखो, नाइट्रेट्स क्या कर रहे हैं ये, या फिर तो दोनों कामों में इन्वॉल्व है। देखो, इट इज़ इन्वॉल्विंग इन ऑक्सीजन की डिमांड कम करने में भी हेल्प कर रहा है नाइट्रेट्स, और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने में भी इट विल हेल्प। ये देखिए, तो दोनों जगह इसका काम आ रहा है, राइट। अब दोनों जगह काम आ रहा है तो किसी को भी लग सकता है कि हार्ट की मसल पर या हार्ट की वॉल पे इफेक्ट करेंगे, बट नो, they are not impacting the wall of the heart or muscle of the heart. They are not acting on the heart. This is very very important. They show their action by acting upon the blood vessel. तो ये ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट करते हैं, ना कि हार्ट की मसल के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड वेसल कौन सी? बेसिकली स्मूथ मसल। बेसिकली ब्लड वेसल भी ना लिखकर यहाँ पे आप स्मूथ मसल लिखें तो वो और ज़्यादा बेटर होगा। दैट इट बेसिकली एक्ट्स ऑन द स्मूथ ब्लड वेसल। स्मूथ मसल पर एक्ट करके दे विल शो देयर एक्शन। तो नाइट्रेट्स क्या करते हैं? सबसे पहले स्मूथ मसल में जाते हैं। जैसे स्मूथ मसल्स में जाएंगे, स्मूथ मसल की हमारी 3 लेयर्स होती हैं, एक बाहर वाली, एक बीच वाली और एक अंदर वाली। तो जो हमारी बीच वाली लेयर होती है, मीडिया होती है। मीडिया में क्या होता है? इंटीमा में तो सारी चीज़ें हो रही हैं। मीडिया में क्या हो रहा है कि मीडिया में नाइट्रेट क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाइट्रेट्स क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हमारे पास मीडिया के अंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इंटीमा में नाइट्रिक ऑक्साइड जाएगा टू शो इट्स एक्शन। नाइट्रिक ऑक्साइड विल गो हियर टू शो इट्स एक्शन। नाइट्रेट ऑक्साइड क्या करेगा? एक एंजाइम रिलीज़ करेगा, ग्वेनाइल साइक्लेस। ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम कन्वर्शन करवाएगा CGTP की CGMP में। ये GTP की कन्वर्शन कराएगा बेसिकली CGMP में। तो इससे क्या होगा? इस एंजाइम के थ्रू मोर एंड मोर CGMP बनेगा। अब CGMP क्या करेगा? CGMP क्या करता है?
कैल्शियम के चैनल्स को ब्लॉक करता है, कैल्शियम के चैनल्स को ब्लॉक करता है। तो अब जब कैल्शियम नहीं होगा तो कैल्शियम के चैनल्स ब्लॉक होगी, कैल्शियम की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। अब कैल्शियम की कंसनट्रेशन कम करने का कारण क्या था, हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में भी एंड ड्यूरिंग आर नीट यूजी प्रिपरेशन ऑल्सो, दैट कैल्शियम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्टिन मायोसिन का वो जो होता है कॉम्प्लेक्स, उसको बनाने में हेल्प करता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल्स में। स्केलेटल मसल्स में भी पढ़ते हैं, स्मूथ मसल्स में भी। तो स्मूथ मसल्स में हमें कॉन्ट्रैक्शन को रोकना है, हमें कॉन्ट्रैक्शन को रोकना है, हमें रिलैक्सेशन करनी है। हमारा मेन मुद्दा क्या है, हम रिलैक्स करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मसल्स उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर से जा रहा है, उतना ज़्यादा वॉल पर टेंशन क्रिएट हो रही है। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा में बहुत ज़्यादा प्रेशर में मिल रहा है उनको ब्लड। सो वी वॉन्ट टू जस्ट डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन, वी वॉन्ट टू डिक्रीज दैट, वो जो टेंशन क्रिएट हो रही है वॉल्स के ऊपर वो हमें कम करनी है। तो हम रिलैक्सेशन करना चाहते हैं। रिलैक्सेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्ट्रैक्शन रोकना होगा। कॉन्ट्रैक्शन रोकने के लिए हम एक्टिन और मायोसिन के जो इनका कॉम्प्लेक्स है वो हम बनने देना नहीं चाहते, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स ना बनने देने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देंगे। कैल्शियम कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया तो एक्टिन और मायोसिन बाइंड नहीं कर पाएंगे, और जब एक्टिन और मायोसिन बाइंड नहीं कर पाएंगे तो रिलैक्सेशन हो जाएगी। सो डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज, बेसिकली क्या होता है, जो मायोसिन और एक्टिन का जो बॉन्ड बनता है उसको हम तोड़ रहे हैं या उसको बनने नहीं दे रहे हैं। इससे हमारा रिलैक्स हो जाता है क्या, वैस्कुलर और स्मूथ मसल्स। तो दिस वॉज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स, दिस वॉज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स, और वो स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइट्रेट्स आर मेनली venodilators, also cause arteriolar dilation, thus reduce both preload and afterload। इसका मतलब हमें थोड़ा समझना चाहिए। जैसे ये हमारे पास हार्ट है और ये जो आया यहाँ से इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जो लेकर आ रही हैं राइट एट्रियम में, ये क्या होता है, प्रीलोड, पंप करने से पहले। और पंप करने के बाद जो यहाँ पे मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है वो क्या है, आफ्टर लोड। तो अगर क्या होगा, अगर ये वीनोडाइलेटर्स, ये क्या वेन्स को डायलेट करे, बेसिकली ये मेनली वीनोडाइलेटर्स होते हैं, आर्टीरियोलर डायलेटर्स भी होते हैं पर मेनली वीनोडाइलेटर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो इंजाइम है, ये इंजाइम कहाँ पर है, जो इंजाइम हमारा जीएमपी को, साइक्लेज जीएमपी को बढ़ा रहा है, जिसके करके हमारा ये बॉन्ड नहीं बन पा रहा है एक्टिन मायोसिन का और अल्टीमेटली रिलैक्सेशन हो रही है। इंजाइम मोर इन वेन्स, ये वेन्स में ज़्यादा होता है, इसलिए ये मेनली वेनोडाइलेटर्स होता है। बट ये थोड़ा बहुत आर्टरीज़ में भी होता है इंजाइम, तो आर्टरीज़ को भी डायलेट कर देता है। तो इससे क्या होता है, मान लो ये सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये भी तो वेन्स ही होती हैं, ये वेन्स को डायलेट कर देता है। डायलेट कर दिया, अब खुद सोचो, अगर कोई वेन, कोई ये ब्लड वेसल ही तो है, तो अगर ये डायलेट हो गई, ये वाइड हो गई, तो इसके अंदर प्रेशर ब्लड का कम हो जाएगा, वॉल्स के ऊपर टेंशन कम हो जाएगी, और ये ब्लड जो है अब आराम आराम से आएगा। पहले ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में आता, बहुत ज़्यादा आ रहा था, अब क्या है, ये इतनी डायलेटेड है, ये इतनी मतलब वाइड हो चुकी है, तो मैक्सिमम ब्लड अब इसमें रहेगा, राइट एट्रियम में ब्लड कम आएगा, ज़्यादा ब्लड किस में रहेगा, ब्लड वेसल में रहेगा। तो जब राइट एट्रियम में कम आया तो ऑक्सीजन जो पीछे से आ रही है वो भी कम हो गई, तो मीन्स ऑक्सीजन या जो ब्लड पीछे से आ रहा है वो भी कम हो गया, तो हम कह सकते हैं प्रीलोड कम हो गया। तो अगर प्रीलोड कम होगा, टेंशन वॉल्स पे कम आएगी। अगर यहाँ से कम ब्लड आया तो जब यहाँ पे ब्लड रीच करेगा लंग्स के से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बन के आएगा वो भी तो कम होगा। अगर राइट एट्रियम में ब्लड कम है तो अल्टीमेटली जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड होगा वो भी कम होगा। तो जब वो भी कम होगा तो इसकी वॉल्स के ऊपर कोई टेंशन ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी, वॉल्स के ऊपर टेंशन क्रिएट नहीं होगी, यही तो हम चाहते थे। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड भी हमने इस तरीके से कम कर दी है। तो जो प्रीलोड भी डिक्रीज़ कर दिया हमने, आफ्टर लोड भी हमने डिक्रीज़ कर दिया। ओके, एंड दिस वाज वन मेथड जिससे हमने क्या कर दिया, हमने ब्लड को, वॉल की टेंशन को कम कर दिया। दिस वाज द थिंग टू विच डेड टू रिड्यूस द टेंशन एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स. So they are organic nitrates are
रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड, दे आर मेनली वेनोडाइलेटर्स, मेनली ये होते हैं क्योंकि ज़्यादा इंजाइम ये जो है वेनाइल साइक्लेज ये ज़्यादा वेन्स में होता है, बट ऑल्सो दे कॉज आर्टीरियोलर डायलेशन. तो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स. अब जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स है, ये थोड़ा मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है हार्ट का, कि प्री लोड कम हो रहा है और आफ्टर लोड कम हो रहा है, इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. वीनो डायलेशन पढ़ेंगे, आर्टीरियोलर डायलिटेशन पढ़ेंगे, और उसके अलावा हम ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं. सो नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ नाइट्रेट्स. थैंक यू सो मच.